हम लोग को मेन पिछले दिन चलना था समाजवाद, तो उसमें तो थोड़ा टेंशन था, लेकिन आप लोग बड़ा बढ़िया से समझे। तो आज तो पूरे कहानी है और खूब बढ़िया से समझते हुए आज हम लोग इस सेशन को आगे की ओर बढ़ाएं। पिछले क्लास जो सुने थे आपको थोड़ा सा हल्का रिकैप कराते चले ताकि समझने में आसानी हो। हम लोगों ने देखा था कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए तीन तरह की विचार पहले से चल रहे थे। एक थे रूढ़िवादी, जो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते। एक थे उदारवादी, जो परिवर्तन तो चाहते थे लेकिन अपने लाभ बस थे। राजतंत्र हो, संवैधानिक हो, वोट दें सब नहीं दें, पैसा वाला खाली दे। और एक थे जो पूरी व्यवस्थाओं में चेंजिंग चाहते थे, रेडिकल। और रेडिकल वर्ग में हम लोगों ने देखा कि वो पूरी व्यवस्था चेंज करना चाह रहे हैं। उसी बीच हम लोगों ने देखा कि एक नई विचार उभर के आई 19वीं शताब्दी में, और वो विचार था समाजवाद। समाजवाद का विचार था कि जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो सरकार के द्वारा हो, जो संपत्ति की अवधारणा है वो व्यक्ति का नहीं हो, सब सरकार का हो, सब कोई बराबर रहे और हमारा समाज वर्ग विहीन समाज रहे। इसी संकल्पना के साथ लोगों ने विचार को आगे बढ़ाया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि कार्ल मार्क्स के पहले जो लोग थे उनको यूटोपियन कहा गया। यूटोपियन का मतलब सपना देखने वाला, क्योंकि उन लोगों ने वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया और मार्क्स ने एक नया सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से इन्होंने कहा कि सामाजिक नियंत्रण सब सरकार के पास होना चाहिए। इसी में हम लोग देखे थे कि मार्क्स का जन्म 1818 में ट्रियर नगर, राइन क्षेत्र, जर्मनी में हुआ। पिता कौन थे? हेनरिक मार्क्स। मार्क्स पे प्रभाव किसका था? हीगेल का। हीगेल के विचारधाराओं से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। इसका एक मित्र था एंगल्स, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा इसने कब किया? 1848। 1867 में इसने एक पुस्तक लिखा था दास कैपिटल, और इसी ने नारा दिया था दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हारे पास सिवाय बंधन खोने को कुछ नहीं और पाने को पूरा विश्व है। ये सभी विचार हम लोग सुन चुके थे। मार्क्स ने कहा था कि 6 चरण होगा। पहले से अनाउंस किया कि सबसे पहले साम्यवादी युग था, जहां कोई अमीर है गरीब है ये पता नहीं चलते थे, सब व्यक्ति का कोई जमीन रजिस्ट्री नहीं था। पाषाण युग में कौन अमीर है कौन गरीब है कहाँ कोई पता है, हर व्यक्ति बराबर। लेकिन धीरे धीरे दासता का युग आया, फिर सामंती युग आया और बाद में पूंजीवादी युग आया। इसी समय मार्क्स था। मार्क्स ने एक घोषणा किया कि दूर नहीं है जब एक संघर्ष होगा गरीब के बीच में और अमीर के बीच में, और उसमें जीत गरीबों की होगी, मजदूरों की होगी। घोषणा किया कि शुरू वहीं से होगा जहां सबसे ज्यादा मजदूर है। ये भी रिचार्ज कर दी कि जहां सबसे ज्यादा मजदूर है वहीं से शुरुआत होगी। और उस समय औद्योगिक क्रांति का मेन देश था इंग्लैंड, सबसे ज्यादा लेबर रखे हुए थे। मार्क्स घोषणा किया था कि यहीं से शुरू हो, तो इंग्लैंड संभल गया। और इंग्लैंड के जो राजा थे, ऐसे भी हमने आपको बताया कि वहां के राजा लेसेज फेयर की नीति अपनाते थे। लेसेज फेयर का मतलब अहस्तक्षेप, जनरली किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करना, जो कर रहा है करते रहो, राजा हस्तक्षेप नहीं करते थे। और लेसेज फेयर के कारण तुमको जान के आश्चर्य होगा, इंग्लैंड में फैक्ट्री के मिल मालिक लोग संभल गए कि घोषणा किया है सबसे ज्यादा मजदूर, वहीं हंगामा, तो हम लोग कहीं फिर में ना पड़ जाए। तो उन लोग मजदूर को बिना कहे बोनस वोनस भी देने लगे। इंग्लैंड में आप देखोगे 1905 आते आते लेबर पार्टी, मजदूरों की पार्टी सरकार में बन गई। विश्व का सबसे पुराना संसद इंग्लैंड में, और वहां मजदूर की पार्टी बन गई है, लेबर पार्टी। सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ है। अब लेबर पार्टी सब जब शुरू हुआ तब मिल मालिक समझदार थे, देखे कि पार्टी उटी बन रहा है, सरकार बन रहा है, कहीं मार्क्स का बात सही नहीं हो जाए, तो इसीलिए पेमेंट है बाबू 2000। तो ये लोग कोई त्योहार आया तो 1000 बोनस, बीच में कोई नया सिनेमा लगा तो सिनेमा का टिकट फ्री। जान के देते थे ताकि सिनेमा का टिकट ऐसे भी फ्री दे दो इन लोग। तो कुछ नहीं है, पूरे रास्ता सिनेमा की बात करते जाएगा। सिनेमा देखेगा तो 8 दिन तक दिमाग में उसका सिनेमा ही घूमते रहेगा। तो क्रांति का नहीं सोचेगा, सिनेमा सोचते रहेगा। देखिए इन लोग अपना आइडिया लगा है, जब पर्व त्योहार है तो फिर उसी में ना लोग जुटता है, जुटेगा तो क्रांति रांति बात करेगा। तो इन लोग को बोनस बोल, मजदूर को जैसे कहेंगे बोनस तो बैठ के लिस्ट बनाएगा कि क्या क्या सामान लाएंगे, पेमेंट एक्स्ट्रा मिलने जा रहा। और ये सब करके इंग्लैंड में क्रांति नहीं हुई।
और सोचो, ये कहा था कि सबसे ज्यादा मजदूर वहीं क्रांति होगा और वहां बच गए। लेबर पार्टी सब बन के खाली बादल आया, वर्षा नहीं हुई। और यही चीज हम लोग देखे, घोषणा किया कि एक दिन समाजवादी युग आएगा। समाजवादी युग का मतलब क्या है? जो राजा मजदूर बनेगा उस सबको ठोक पीट के एक करेगा, सबकी संपत्ति छीन लेगा और सबको बराबर बांटेगा। और उससे भी बढ़ के एक दिन कम्युनिस्ट राज आएगा, और कम्युनिस्ट का मतलब साम्यवादी युग आएगा। ये कम्युनिस्ट क्या है, जो आगे डिटेल हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और ही कहा कि 2 चरण आया नहीं है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आएगा। और यही जब आया, आज चीन में तुम देखो कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन में माओ से तुंग की सरकार बनेगी। अभी सब लेसन समझोगे तब तुमको समझ में आएगा। उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को लागू कर दिया। अब माओ से तुंग ने लागू किया तो उसके विचार को माओवाद कहा गया। अब भारत के लोकतंत्र और माओवाद के सोच में बहुत आसमान जमीन का अंतर है, जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो भारत सरकार ने माओवाद पर रोक लगा दिया, इंडिया में माओवादी पर रोक है, और इसीलिए यहाँ पे माओवाद को हम लोग उग्रवादी कहते हैं। जंगल में छिपे रहते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में इतने सिपाही को मार गिराया, इतने सिपाही उड़ गए, ऐसा न्यूज तुम जो पढ़ते हो तो दूसरा कोई नहीं है, यही है। और क्यों वहां है, कैसे उड़ा दे रहे हैं हमारे सेना को, इतना ताकतवर कैसे हो गए कि हमारे एकदम मेन जवान जो बीएसएफ का है वो लोग उड़ जा रहे हैं। तो इस सब टावर तुमको धरेगा लेसन जब लास्ट होगा तब। इसीलिए लेसन को दिया गया। लेसन देने का उद्देश्य है कि बच्चा एक वर्तमान करंट फेज से जुड़े। अब तुम पढ़ने जा रहे हो भारत और नेपाल का संबंध। अब नेपाल और भारत का संबंध, नेपाल पड़ोसी देश, लेकिन जैसे ही नेपाल में साम्यवादी सरकार बनेगी, कम्युनिस्ट सरकार बनेगी, तो नेपाल चीन और भारत के दोनों से सटा हुआ बॉर्डर। अब चीन में कम्युनिस्ट सरकार, नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार, और भारत इसके माओ से तुंग के विचार पर रोक लगाता है। तो अब बताओ, नेपाल के जो सरकार है उनका टावर चीन धरेगा कि भारत धरेगा? चीन धरेगा। तो चीन के कहा उठकी बैठकी बढ़ेगा, तो चीन कहेगा हम है ना, नक्शा नया निकालो और कहो कि लिपुलेख दर्रा मेरा है। अब नया नया बीच में कहेगा कि दर्रा मेरा है, ये वाला हमारा हो गया, ये भारत के साथ। भारत कहेगा कि अरे बगल में है, तुम्हारा टावर उल्टा कैसे धर रहा है, तो सब यहां से धरेगा। ये सब जब लड़के समझे रहेंगे तो करंट के किसी भी फेज को बढ़िया से समझ पाओगे कि क्या स्थितियां चल। तो ये धीरे धीरे बड़ा इंटरेस्टेड बनने जा रहा है। अब इसी में हम लोगों को ध्यान रखना है। आज के क्लास को यहां से शुरू करें। साम्यवाद पूरे विश्व में हो कि केवल फ्रांस में हो, मार्क्स का क्या सोचना? विश्व में हो, दुनिया के मजदूर एक हो। उसने अपना सोच पूरे विश्व के लिए दी, और इसके लिए मार्क्स ने 1864 में एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ बुलाया। विश्व के सब देश को बुलाया, लेकिन सब नहीं आया, 5-6 लोग ही भाग लिया। मार्क्स वहां पर देखा भीड़, मजदूर लोग पूरा जुटे हैं, 6 देश भी जुट गया, और जो देश में हो रहा है उसका लेबर जुटा हुआ है, तो भीड़ लग गया। और भीड़ लग गया तो मार्क्स वहां नारा दिया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। माने पहले तुम पावर लो, तुम अपनी स्थिति खुद सुधार सकते हो, और वो सुधारने के लिए तुम जगो, मरने से डरना बंद कर दो। और जिस समय अधिकार कर लोगे तब कर्तव्य समझना, सबको ठोक पीट के बराबर करना है। लेकिन अधिकार मिलेगा तब न कर्तव्य, और कर्तव्य ही नहीं जान रहे हो तो अधिकार क्या मिलेगा? और सबको फुल चार्ज किए, लेकिन चार्ज हल्के हो रहा है। एक ही बार अचानक मरने के लिए तैयार कैसे हो? अब मार्क्स सबको पूरा चिंतन दिया। 70 आते आते जो लोग आए थे वो लोग दूसरे दूसरे जगह जा जाके पूरे विचार को यूरोप में फैला रहे। यहाँ पे 71 में इतना लोग फॉर्म में आ गए कि पेरिस कम्युनल हो गए। ये पेरिस कम्युनल क्या है? तो फ्रांस की राजधानी कहां थी? पेरिस। और वहां का जो नगर परिषद था उस पर मजदूर लोग कब्जा कर लिए। यहां से चार्ज इतना बेजोड़ हुआ है कि मार्क्स देख रहा है कि लगता है शुरू हो गया है, और पूरे लोग वहां कब्जा कर लिए, और कब्जा करके एक एक झंडा गड़ दिए। और पहली बार मजदूरों ने लाल झंडा गड़ा था, और यही पेरिस कम्युनल से मजदूरों का झंडा ही हो गया लाल। रेड कलर का कहीं झंडा देख लो तो समझ लो किसान मजदूर है। और वो माले ही नहीं, माले तो यही लेसन पढ़ोगे। माले कौन है? यही मार्क्सवाद और लेनिनवाद है जो लेसन पढ़ रहे।
और लड़के बेचारे माले जान रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं रहा कि वो कहना क्या चाह। तो इनकी विचारों को ही सीखने के लिए लेसन। अब तुम यही देखोगे क्यों मार्क्सवाद और लेनिनवाद सर क्यों आ गया, खाली मार्क्सवाद क्यों नहीं? क्योंकि इस लेसन में जब लेनिन आए एकदम फुल चार्ज रहेगा मार्क्स से, जो मार्क्स कहेगा कहेगा एकदम सही है। उसकी किताब को उसे ऐसे पढ़ेगा जैसे लोग रामायण बाइबल पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तक जैसा, एक बार खत्म हो गया तो फिर शुरू से, इतना पढ़ रहा। और फिर वो लेनिन जब सत्ता में आएगा तो कहेगा ना मार्क्स ठीक नहीं बोला, सब मार्क्स की बात ट्राई करके चेक करेगा, लेकिन देखोगे कि फिर कहेगा कि ना कुछ सुधार चाहिए, मार्क्स वाला खाली बात से नहीं होगा। तो मार्क्स के कई विचारों को तिलांजलि दे दी और कई नया एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके कारण ये ले का मतलब ये लेनिन के विचार को भी मानता है और मार्क्स को भी मानता है। तो दोनों के विचार समझोगे तब उसके मेन सिद्धांत समझोगे। अब इसमें हम लोग देखें तो लाल झंडा मजदूर किसान की पहली बार कब बने? 1871 में पेरिस कम्युनल में। और ये चार्ज किसका किया हुआ? सब उसी का चार्ज किया हुआ है। इसी समय फिर 1792 में ही आपको बताए थे कि एक युद्ध गीत रॉजेट दी लाइल के द्वारा लिखा गया था और ये फ्रांस के लिए युद्ध गीत था जिसका नाम मार्सेले था। मार्सेले याद है ना? और ये मार्सेले सारे मजदूर गा रहे हैं फ्रांस में। अब देखिए कितना स्थिति बदल दिया। मार्क्स को लग रहा है कि अब हंगामा हो, अब हंगामा हो, लेकिन उसके जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 14 मार्च आपको बताए थे 1818 में जन्म है, 65 साल जिंदा रहा। 1883 में ब्रुसेल्स में इसकी मृत्यु हो। मार्क्स के जिंदगी में क्या कहीं कोई क्रांति हुआ? कहीं नहीं। मार्क्स जिंदगी भर हल्ला किया दुनिया के मजदूर एक हो, लोग हो रहा है, सिवाय बंधन खोने को कुछ नहीं, लेकिन मरने को तैयार नहीं कि ना मरेंगे नहीं, खाली एक हुए हल्ला हंगामा किए, हुआ तो ठीक है नहीं तो निकल के भाग चल। अब इस समय मार्क्स को घोर निराशा हुआ, अंतिम में मार्क्स बेचारा मर गया। मार्क्स के मरने के बाद अब विश्व के जितने लोग थे आए हुए, जो आपको याद है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में आए थे, वो लोग कहे कि अब एक द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ बुलाया जाए। अब मार्क्स नहीं, और द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में यहां पेरिस में इसका आयोजन 1889 में हुआ। 20 देश के लोग भाग लिए और लोग जबरदस्त एकदम भीड़ जुटाए और सारे लोग कहे कि मजदूर को महत्व देना होगा, मजदूर के वैल्यू को सब लोग समझे। और यही द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ 1889 में मजदूर कहा कि हम लोग का एक दिन ही निश्चित हो जाना चाहिए, सब लोग हमारा सम्मान दे, और 1 मई मजदूर दिवस इसी में तय किया गया। अब देखो 1890 में पहली बार 1 मई को मजदूर दिवस बनाया गया कि मजदूर के भी एक दिन है, आज कोई ड्यूटी नहीं, हम लोग आराम करेंगे, मजदूर दिवस। अब पेमेंट भी देना तुमको हो, नहीं दोगे तो हंगामा हो। और 1889 होते होते पूरे विश्व में मजदूरों की पार्टी बनना शुरू हो। अब देखिए यहीं से चेंजिंग है। इसके सचिवालय कहां बनाए गए? तो ब्रुसेल्स में ही बनाए गए। 1905 में यही हमने समझाया था कि ब्रिटेन में कौन पार्टी बना? लेबर पार्टी। रूस वगैरह सब में पार्टी बन रही। हर जगह मजदूर अब एक ही चीज सोच रहा कि किसी तरह हम सत्ता पे आए, और अगर सत्ता पे आएंगे तब सबको ठोक पीट के एक करेंगे। लेकिन हिम्मत कहीं नहीं हो रहा, पार्टी साटी बन रहा। फिर जैसे ही सुन रहा है बोनस, इंग्लैंड में देखा पार्टी बनाया लेबर पार्टी, लो बोनस, लो टिकट, लो मनोरंजन करो। इतना लेबर खुश है कि क्रांति नहीं सोच रहा है कि ना मालिक ठीक है रहने। क्रांति तो तब ना होगा जब उसका शोषण ज्यादा हो, और इसीलिए इंग्लैंड बच गया, यहां कुछ नहीं हुआ। लोग ने कहना शुरू किया 1905 तक कि लगता है मार्क्स भी यूटोपियन था। सपना उपना इतना देखा, ऐसे वर्ग संघर्ष होगा, एक दिन मजदूर मारेगा, एक दिन मजदूरों की लड़ाई में मजदूरों की जीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और इसीलिए वो भी सपना ही देखा था। लेकिन अब उसका सपना सच होने का टाइम आ गया, और वही सपना सच होने की जो कहानी है अब हम लोग यहां से चल रहे हैं, जो इसी लेसन का दूसरा सेक्शन है जिसका नाम है रूसी क्रांति। अब रूस में एक नई क्रांति होगी। इन लोगों का अब कहना क्या था मार्क्स का
कि हमें आजादी चाहिए। कैसा आजादी? राजनीतिक आजादी। राजनीतिक आजादी। राजनीतिक आजादी का मतलब क्या है? खाली राजे नहीं हटे, मजदूर राजा बने, ये राजनीतिक आजादी। राजनीतिक आजादी माने मत समझना कि राजा हट के कोई राजा बन जाए, मजदूर बनेगा तब हुआ राजनीतिक परिवर्तन, मेरा उद्देश्य होगी। और जब राजनीतिक आजादी मिल गई, मजदूर राजा बन गया, तो वो क्या करेगा? आर्थिक आजादी देगा। आर्थिक आजादी माने सब संपत्ति घींच के सबको बराबर बांट दे। वो कह रहा है कि ये बड़ा, ये छोटा, ये सब क्या है? सबको एक साइज में काट दो, बराबर, ऑल इक्वल। बड़ा छोटा दिखना ही नहीं चाहिए, और इसीलिए पूरा समाज एक रहेगा। और ये आर्थिक आजादी का सेंस है, सबको एक कर। और फिर एक आजादी है सामाजिक आजादी। देखो, तीन आजादी की अक्सर चर्चा चलती रहेगी। सामाजिक आजादी का मतलब क्या है? इस आजादी का क्या मतलब? इस आजादी का मतलब है वर्ग विहीन समाज। ना कोई अमीर वर्ग हो, ना कोई गरीब वर्ग, ना कोई भेदभाव हो, हमारा सब समाज के लोग इक्वल। कोई देख के ना कहे कि वो अमीर है, वो गरीब है। जैसे स्कूल में बच्चों को ड्रेस दिया जाता है, एक यूनिफॉर्म पहन के आना, ये क्या है? समाजवाद। छोटे बच्चों को सबको एक यूनिफॉर्म में कहा जाता है स्कूल आना, किस लिए? एक ठेला चलाने वाला का भी बेटा उसमें वही ड्रेस में आएगा, और एक नौकरी करने वाला का भी बेटा वही ड्रेस में आएगा। तो छोटा बच्चा के अंदर ही नहीं आएगा अमीरी गरीबी का भेद। वो अपना ड्रेस देखेगा, उसका ड्रेस देखेगा, कहेगा इक्वल चल रहा। अगर वो ड्रेस एक नहीं रहेगा तो मालूम चलेगा बड़ा घर के है तो वो अलग से 6 पैकेट वाला जींस, उसका अलग डिजाइन, जैकेट अलग तरह का, और जो गरीब है बेचारा का एक ही पैकेट है, तो बेचारा को लगेगा वो अमीर है, हम गरीब है। तो ये भाव ही नहीं रहे। ये समाजवाद। और इस तरह की आजादी एक सामाजिक आजादी, और इसी तरह की आजादी की कल्पना किया गया था मार्क्स के द्वारा। एक पुस्तक में उसने इस सभी बातों को लिखा, नाम है दास कैपिटल। अब यहां से कहानी का प्रसंग शुरू हो रहा है। खूब बढ़िया से अब हम लोग सुनने पर ध्यान देंगे। जो लोग अब जितना बढ़िया सुनोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। अब देखो, एनसीईआरटी अभी पढ़ोगे तो उसमें नींद के अलावा कुछ नहीं आना, पढ़ ही नहीं पाओगे। उस लेसन को तुम पढ़ने का कोशिश करोगे ना तो पढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, जब पढ़ा देंगे तब बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ो, क्योंकि फिर उसमें तुमको इंटरेस्ट आएगा। तो अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझें। विश्व का सबसे बड़ा जो देश है, ये देश का नाम यही है रूस। ये विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। वर्ल्ड में आज भी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, आज भी पूरब पश्चिम में सबसे बड़ा यही। उत्तर दक्षिण में इससे बड़ा चिली हो जाता है। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, उत्तर दक्षिण में कौन देश की चौड़ाई ज्यादा है, तो चिली हो गया। पूरब पश्चिम में दे देगा तो रूस होगा। बगल में बड़ा छोटा सा देश है जापान। आपको याद है छोटका का नाम क्या है? जापान। इस साइड में एकदम पड़ोस में अगर बात करें तो रूस से सटा हुआ बॉर्डर किसका है? जर्मनी का। जर्मनी का। इस साइड में हमारा कौन है? फ्रांस। फ्रांस है। ये कौन है? इंग्लैंड। इंग्लैंड फ्रांस थोड़ा सा सटे। अब हम लोगों को ये ध्यान से अब समझना है, पूरी बढ़िया से बात को समझिए। रूस में अब कहानी शुरू है। पूरे यूरोप में ही समाजवाद की विचारा छन के चली गई। इस समय रूस की पहले की स्थिति क्या थी, क्या विचार छन के गया, उसको समझेंगे। रूस में पहले की स्थिति थी, रोम नोब वंश का शासन था। हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि सब जगह राजतंत्र चल रहा है, राजा का बेटा ही राजा है। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन, रूस में रोमनोव वंश का शासन है। और इन सभी राजाओं ने दैवीय सिद्धांत पर शासन करना सीखा। चर्च के माध्यम से इन लोगों को समझाए हुए। ग्रीक ऑर्थोपेडिक्स यहाँ पे मेन, सबसे ज्यादा चर्च के यहाँ पे लोग बहुसंख्यक हैं। ऐसे रूस इतना बड़ा है कि यहाँ मुस्लिम भी है। यहाँ पे चर्च में भी जितने तरह के चर्च वो सब हैं, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्च हो, प्रोटेस्टेंट चर्च हो, सब चर्च। तो कई तरह की विविधताएं यहाँ है। और रोमनोव वंश का राजा कहता है कि हम अपने नाम के आगे जार लगाएंगे। जार का मतलब रूस का सम्राट। और ये जार वही लगाएगा जो देवता उनको आशीर्वाद दी। मतलब अगर तुम हमारा बोलना भी होगा यहाँ के जनता को तो हमको छोटे भगवान कह सकते।
राजा का कहना है कि तुम बोलो नहीं कि राजा है, हमको छोटे भगवान बोलो, बड़े भगवान ऊपर छोटे भगवान नीचे। और समझ ही रहो कितना हाई एनर्जी से शासन करते थे, स्वयं को छोटे भगवान कहलाते थे, जो इच्छा है वही करते थे, जनता उनता पर कोई विशेष ध्यान नहीं था, तुम समझो क्या होगा नहीं हो। लेकिन हाँ, कभी कभी कोई जार समझदार भी रहे। एक जार थे अलेक्जेंडर प्रथम। अब जार अलेक्जेंडर जो देख रहे हो, 1861 में यहां कृषक दास प्रथा को समाप्त किया। यहां दास प्रथा पूछा जाए कब खत्म हुआ, 1861 में। तो ये जार अलेक्जेंडर अच्छा काम किए, समाप्त किए, लोगों का विश्वास भी बढ़ा, धीरे धीरे सब सही चल रहा था। लेकिन एक व्यक्ति जार बनेंगे जिनका नाम है निकोलस द्वितीय। और जार निकोलस द्वितीय इस शासक बनते हैं तो इनके शासन थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति आती है, कारण इनकी पत्नी जर्मनी से थी। आपको याद है, ये लोग राजा लोग बड़े बड़े राजा से ही शादी करते थे। जैसे इधर वाला याद है कि इनका ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, लुई सोलहमा की पत्नी मेरी अंतवानेत, याद है ना। उसी प्रकार से निकोलस द्वितीय की जो पत्नी है वो जर्मनी की, और इसका नाम था पत्नी का जरीना। देखिए, निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन है, जरीना, और जरीना जर्मन से संबंधित। और निकोलस द्वितीय धीरे धीरे एकदम पत्नी भक्त हो गए। जो जरीना कह दे कि इस पेपर पर साइन कर दीजिए, निकोलस द्वितीय तुरंत कर देता था। जो जरीना कहे मतलब ले दे के पावर पर। निकोलस द्वितीय बैकग्राउंड से है, मेन हावी कौन है, जरीना। यहां तक कोई दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं है, पत्नी भक्त हो गया तो कौन दिक्कत है, अरे तो सिस्टम सही है। लेकिन दिक्कत क्या है, जरीना एक वहां के भ्रष्ट पादरी रासपुटीन के प्रभाव में आ गई। अब सिस्टम चैनल गड़बड़ हो गया। रासपुटीन था पादरी, चर्च का ही पादरी है, इसकी ड्यूटी थी पूजा पाठ कराना, और रानी को ही ठग लिया। इसीलिए इसमें इस पादरी में पंचर नहीं भ्रष्ट लगा दिए। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ रासपुटीन कौन है, तो भ्रष्ट पादरी। और ये जरीना को प्रभाव में रखा है, तो पूरा चैनल खराब हो। खराब क्या है, ये निकोलस द्वितीय जरीना भक्त है और जरीना रासपुटीन भक्त में। अब वहां सिपाही की बहाली निकली, तो जो जो लोग को नहीं हुआ, दौड़ में पीछे रह गए, तो उन लोग रासपुटीन को घूस दे दे, और रासपुटीन एक लिस्ट बना के जरीना को दे दे, और जरीना जिसको दे दे वो साइन करके तैयार कर दे। तो जो जो दौड़ में आगे है वो छट जाए, और जिसको दौड़ में नहीं हो रहा है वो बहाल हो जाए। तो समझ ही रहो कितना वीआईपी सेना तैयार हो। रूस की सेना की कल्पना तो आप कर रहे हो ना, कितना वीआईपी सेना तैयार हो। देखते देखते ही पूरे सिस्टम कोई एक दिन का नहीं रहा। इस सिस्टम से रूस में अव्यवस्थाएं फैलना शुरू हो, क्योंकि अब इसके सेना कमजोर है, स्थितियां कमजोर है, निर्णय लेने में कमजोर है, तो अव्यवस्था फैले। इन तमाम अव्यवस्थाओं में अब यहाँ की स्थिति थोड़ा समझ लो। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसान लोग थे, कृषक सबसे ज्यादा। बाकी ये नहीं है कि मजदूर नहीं है, मजदूर भी है, उसी तरह से है जैसे बाकी यूरोप में है, फैक्ट्री है, पूंजीपतियों का है, अमीर लोग ही लाभ रख रहे हैं। महिलाएं यहां भी काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को पेमेंट पुरुष से ज्यादा मिलेगा कि कम, कम, हाफ पेमेंट होगा। पुरुष को 2 रुपया तो महिला को 1 रुपया, हाफ पेमेंट होगा। स्थितियां पूरे समाज का यहां भी बहुत खराब। इस बीच में जब सैन्य शक्ति कमजोर पड़ा है, तो इसका लाभ 1904 में जापान उठाया। जापान को जब मालूम चला कि सब पीछे वाला बहाल हो रहा है, तो यह देखो कोई कोना में भी अटने लायक नहीं, लेकिन ये फॉर्म में आ गया कि इधर कई द्वीप था, ये दावा ठोक दिया कि सब मेरा है, जबकि उधर रूस का था। निकोलस द्वितीय आंख दिखाया उसको, गए खबरदार बच्चों, छोटा देश है, शांति से रहो। रूस कहा कि नहीं नहीं मेरा ही है, शांति से नहीं रहेंगे, आगे फरियाना है फरियाल। अब सोच लो, छोटका इसको दावा कर दिया, रूस भी भिड़ गया, और 1904-05 में रूस जापान के बीच भयंकर लड़ाई। अब ये लड़ाई जब हुई तो सभी लोग सोच रहे थे कि रूस जीतेगा, भाई इतना बड़ा देश है, जापान का क्या औकात है, एकदम छोटा सा कंट्री। लेकिन इस लड़ाई में जापान ही जीत गए, रूस हार गया, इतना बड़ा देश हार गया। क्यों हार गया, अंदर की कहानी समझ रहे हो, क्योंकि सेना बड़ा पहलवान लोग थे।
और जब ये हार गया तो जापान कहा कि इतना करोड़ रुपया तुमको देना होगा, हर जाना, ये सब टापू तो हम लेंगे ही। रूस की आंतरिक स्थिति को खराब कर दी। यहां अब वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी। जो व्यक्ति की वास्तविक आय थी वो वैल्यू में 30% गिर गई। 30% गिर जाने का मतलब समझो, पहले वो 100 किलो खरीद रहा था उतने पैसे में, तो अब 70 किलो ही हो रहा। वैल्यू उसका गिर गया। क्यों? वस्तु की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। अब सारे मजदूर किसान एकदम तबाह है, परेशान है। सब लोग का एक ही सोच है कि निकोलस द्वितीय को भी एक संस्था के अंतर्गत लाओ। ये उसी तरह का रहे जैसे फ्रांस में था संवैधानिक राजतंत्र। हम लोग बैठ के कुछ सलाह देंगे, वो चले, ये निरंकुश है, जो इच्छा करता है वो करता है। और इसीलिए 1905 में हंगामा शुरू हो गया। ये हंगामा के दूसरे पक्ष को देखो। जिस समय पार्टी बनना शुरू हुआ तो 1895 में ही समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी बना। मध्य वर्ग कहे कि भाई हम लोग धीरे धीरे चेंज करें, और एक 1900 आते आते एक पार्टी बना समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। एकदम क्रांति ला देंगे। और क्रांतिकारी पार्टी में मजदूर लोग थे। वही आगे चल के बोल्शेविक कहलाएगा और ऊपर वाला मेंशेविक कहलाएगा। दो पार्टी बन गई। शुरुआत में पार्टी को मान्यता निकोलस द्वितीय दिया ही नहीं कि पार्टी क्या होता, कोई संसद है यहाँ जो पार्टी चाहिए, यहाँ कोई संसद नहीं, जो हम बोल रहे हैं बस वही सब चलेगा, तुम्हारा कोई राय नहीं लेगा। इसी समय बड़ा देखो इंटरेस्टेड कहानी अब यहां से शुरू हो रहा। रूस में मजदूर का एक लड़का है। उस लड़के का नाम है व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। मजदूर का एक लड़का है, नाम है व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। लेकिन महंगाई का जमाना है, हम लोग इतना लिख के बोल के लीड बर्बाद नहीं करेंगे। व्लादिमीर इवानोविच खत्म, खाली लेनिन। तो हम लोग को लेनिन से ही काम चल जाए। तो व्यक्ति का नाम क्या है? लेनिन। मजदूर का लड़का है। कार्ल मार्क्स के परम भक्त। मार्क्स मर चुका है। हम लोग पिछले ही देखे कि 1818 में जन्म है और 1883 में मर गया। हम लोग 1905 अभी चल रहे, तो इसीलिए मार्क्स मर चुका है। लेकिन मार्क्स के दास कैपिटल को लेनिन ऐसे पढ़ता है जैसे लोग बाइबिल पढ़ते थे। शुरू से लेके अंतिम डेली 5 पेज, फिर शुरू से अंतिम अंडरलाइन, बीच बीच में पढ़ते हुए मुस्कुराता था कि एक दिन मजदूरों का शासन हो। बड़ा चार्ज होता था। पढ़ा लिखा मजदूर का बेटा, और बाकी मजदूरों का यूनियन बना के एकदम समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का कमान संभाले हुए था। बोल्शेविक का हेड लीडर। अब हंगामा शुरू हुआ। अब इसने कहा कि ये हार हुआ है, इतना कीमत बढ़ गई है, कैसे काम चले। और इसीलिए निकोलस द्वितीय का निवास स्थान था सेंट पीटर्सबर्ग। रूस की राजधानी मॉस्को है, वहीं पर एक जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग में ही निकोलस द्वितीय रहता था। सारे लोग को लेनिन चार्ज किया, एक पादरी को भी ली, और पादरी के साथ पूरे लोग, हजारों के मजदूर पेट्रो एक जो देख रहे हो सेंट पीटर्सबर्ग, इसके सड़कों पर उतर गए और सब लोग नारा लगाने लगे, छोटे भगवान रोटी दो। छोटे भगवान रोटी दो का मतलब है कि हम लोग का इतना कीमत बढ़ाया हो, पेमेंट कहीं नहीं मिल रहा है, कम मिलता है, वस्तु नहीं हो रहा है, कोई रोजगार का उपाय करो। हम लोग बेरोजगार हो गए, कई फैक्ट्री बंद हो गई। और बड़ा अच्छे से बोल रहे थे, छोटे भगवान रोटी दो। ये लोग जान के संडे का दिन चुने थे, ईसाई थे, संडे को दिन छुट्टी रहता है ईसाई देश में। और हजारों के मजदूर जब हल्ला करने लगे, छोटे भगवान रोटी दो, तो जार निकोलस द्वितीय का अपना जो सेना था, वो अपना अलग सेना रखते थे, बाकी अलग सेना। अब उनके जो राजशाही सेना थे, एकदम स्वामी भक्त, एकदम निकोलस द्वितीय जो कहेगा करेगा। निकोलस द्वितीय जोर से आवाज सुना तो कहा, हल्ला किस चीज का? तो सेना लोग कहा कि सर मजदूर लोग बहुत आया है, हजारों संख्या में, और कह रहा है छोटे भगवान रोटी दो। निकोलस द्वितीय कहा कि भगवान के पास ऐसे हल्ला किया जाता है? अरे भगवान के पास जाके मन से मांगो, मिला मिला, नहीं मिला तो समझो कुछ गलती हुआ है, फिर आना। कभी सुना है कि कोई जाके देवघर में शंकर भगवान नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो कर रहा है? लोग गया, आहिस्ते से कुछ मांगा, मिला ठीक है, नहीं मिला तो अगला साल फिर आना कि भगवान कोई गलती हो गया तो माफ कीजिए लेकिन दे दीजिए, फिर अंदर अंदर मांगो, फिर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हल्ला नहीं करना।
और निकोलस द्वितीय कहा कि भगवान के पास हल्ला कर रहा है, सेना को कहा कि तुम लोग जाके सबको गोली मारो। और वर्ल्ड की पहली ऐसी घटना है, रोटी मांगने गया है, छोटे भगवान बोल रहा है और वहां गोलियां की बरसात हो गई, 1000 मजदूर मारे गए, चारों तरफ खून की धाराएं। और ऐसा संडे तो आज तक हुआ ही नहीं था। संडे माने छुट्टी, आई परमानेंट छुट्टी कर दिया। और इसीलिए रूस के इतिहास में यह घटना खूनी रविवार के नाम से जाना गया। और यही 9 जनवरी 1905 की घटना है। 9 जनवरी 1905 विश्व इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना गया। देखो डेट में एक चेंजिंग भी मिलेगा, क्योंकि रूस में 2 कैलेंडर, एक कैलेंडर जो बाद में अपनाया गया वो 13 दिन पीछे का, तो इसीलिए 13 दिन का मार्जिन रहेगा। वो अंतिम में हम समझा देंगे। 2 तरह की डेट मिलना है जिसमें 13 दिन का मार्जिनल होगा, कारण ग्रेगोरियन कैलेंडर जब लागू होगा तो 13 दिन का अलग चलेगा। तो इसीलिए कैलेंडर चेंजिंग इनके 2 हैं, लेकिन ज्यादा इस कैलेंडर से हम लोग चले तो 9 जनवरी 1905 खूनी रविवार का इवेंट हो गया और इस दिन हजारों मजदूर मारे गए। अब मजदूर के राजा बनाने का सोच रहा था लेनिन, और देख लिया मजदूर के होता क्या है। पूरे सारे मजदूर और फॉर्म में आए। जितने समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी थे, समाजवादी पार्टी उधर से है, सब मिल करके कहा कि नहीं, ये तो एकदम बदमाशी किया, 1000 मजदूर को मार दिया, एकदम घेरो, पूरा फिर घेर ली। अब कितना को मरवाएगा। निकोलस द्वितीय को फिर लगा कि तब बुला के देखते हैं लीडर कौन है, पहले ही पता लगाओ। पता चला कि सब सबको मेन चार्ज लेनिन किया था। तो ये पहले समझ गया कि सब बात मानेंगे, कि लेनिन को यहां से भगा देंगे तभी शांति आएगा, नहीं तो ये पढ़ लिख गया है, हमेशा उपद्रव करेगा। और जब लोग 1905 में इससे मिलने आए रिप्रेजेंटेटिव, तो इसने कहा कि क्या चाहते हो। लोग कहा कि सर एक ही चीज चाहते हैं कि एक संस्था बना दीजिए जो आपकी सलाहकारी संस्था, हम लोग से भी सलाह लीजिए, आप नहीं मानिएगा वो ठीक है, लेकिन सलाह तो देने लायक संस्था रहे, और हम सलाह देंगे, ऐसी संस्था बनाई। ये देखा कि भाई संस्था इतना मार उड़ दिए है, नहीं कुछ करेंगे फिर हंगामा होगा, तो ये कहा कि ठीक है सब करेंगे तुम्हारा काम, लेकिन लेनिन को रूस से भागना हो। अगर वो रूस में नजर आएगा तो उसको मृत्यु दंड देंगे, हम मारेंगे नहीं, क्योंकि मारेंगे तो फिर तुम लोग हल्ला हंगामा करें, देश निकाल सजा देते हैं, क्योंकि वही हंगामा करवाया। ये 1000 जो मरा हम नहीं मारे, यही मरवा दिया है। क्यों लाया था ऐसा हंगामा करने के लिए, क्यों मजदूरों को उल्टा पुल्टा समझाया। और इसीलिए इसके साथ एक पादरी भी थे, देश निकाल दिया और लेनिन को रूस से फ्रांस जर्मनी के बीच में स्विट्जरलैंड है, वहां निर्वासित कर दिया। यानी 1905 से लेनिन अब रूस में नहीं, स्विट्जरलैंड चला गया। निकोलस द्वितीय बड़ा खुश हुआ कि मेन जो आग लगाने वाला था क्रांतिकारी पार्टी का निकल गया, बोल्शेविक अब ठंडा रहेगा, मजदूर अब शांत रहेगा। और कहा कि क्या चाहते हो, संस्था ना, आओ इधर संस्था बना देते हैं, तुम लोग का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। और रूस में 1905 में पहली एक राजनीतिक संस्था बन रही है, राजा के सलाहकारी संस्था, जिसका नाम है ड्यूमा। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा रूसी संसद को क्या कहते, ड्यूमा। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि रूस के संसद को क्या कहते, ड्यूमा। ड्यूमा का गठन कब हुआ, 1905 में, जबरदस्ती इन लोग करवाए। अब राजा भी सोच लो, निकोलस द्वितीय, इधर से लेनिन को भगा दिया, ड्यूमा बना भी दिया। ड्यूमा में जो लोग आए और राजा बैठने आए तो सब उठ उठ के प्रवचन देना लगे। तो राजा जो आज तक किसी का सुना नहीं है, स्वयं को छोटा भगवान मान रहा है, वो देखेगा मजदूर हल्ला करके बोल रहा है ड्यूमा में कि सुना 83 दिन हुआ तो ड्यूमा भंग कर दिया कि खत्म, ड्यूमा हो गया। फिर सब लोग कुछ दिन में हंगामा किया, फिर हंगामा किया तो कहा कि वो पार्टी सब आ गया था खराब लोग, फिर हम नया गठित करेंगे। करते करते कुछ दिन टाला, फिर गठित किया। फिर गठित के बाद फिर देखा कि इन लोग प्रेशर बनाता है, फिर ड्यूमा कैंसिल कर दिया। फिर लोग हंगामा किया कि ये रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो अबर कहा कि सब ऐसा आदमी को रखेंगे जो एकदम रूढ़िवादी, कोई परिवर्तन नहीं चाहता हो, तो वो सब आदमी ज्यादा तंग नहीं करे, जो रहेगा हुजूर जी है, ठीक है, एकदम जी ठीक है। ये लोग रेडिकल वाला 2-4 को घुस जाता है तो उसका टावरे दूसरा धरने लगता है, वो हल्ला हंगामा करने लगता है। तो अगली बार, तीसरी बार इसने ड्यूमा में पूरे कंप्लीट रूढ़िवादी को रख दी।
अब रूढ़िवादी जब आ गए तो जो कहे हुजूर हुजूर करे तो खुश है कि चलो अब ठीक, तृतीय ड्यूमा ठीक ठाक चल रहा। अब यहाँ रूस में भी शांति है, सब चीज ठीक चल रहा था। अब कहानी का एक यू टर्न आने वाला। यू टर्न क्या है, अब देखते जाओ, कहानी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। यू टर्न क्या है, यहाँ पे जो देख रहे हो जर्मनी, ये धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। जर्मन का एक चांसलर है बिस्मार्क, आगे पढ़ो, उसने पूरे जर्मन का एकीकरण कर ली। इसने ऑस्ट्रिया के साथ और जूता वाला देश इटली के साथ मिल करके एक गुट बनाया, त्रिगुट। और फ्रांस को आंख दिखा रहा है कि होश में रहो, तो तुमको हम सही कर दे। फ्रांस को लग रहा है कि ऐसा ना कि अब तीन तीन मिल के मारेगा तो हम लोग भी तीनों एक हो जाए। तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों मिलके एक गुट बना लिया कि हम लोग भी तीनों एक हैं, अगर मारेगा तो तीनों मिलके हम लोग भी मारेंगे। यूरोप ही दो भागों में बट गए। उसी बीच ऑस्ट्रिया के युवराज थे आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। वो बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में गए तो रूस के बगल में एक देश था सर्बिया, बहुत छोटा देश है, वो ना ई गुट में था ना वो गुट में था, लेकिन उसको ही चिढ़ था कि क्यों बोस्निया पर ऑस्ट्रिया अधिकार किया, और इसी कारण वो थोड़ा जोश में होश गवा बैठा। ऑस्ट्रिया के युवराज जब आए आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, तो सर्बिया उनकी हत्या करवा दी। अब देखो गुट लड़ाई झगड़ा इधर चल रहा है, अब फॉर्म में छोटका देश है वो आगे, वो ऑस्ट्रिया के युवराज को ही उड़ा दी। ऑस्ट्रिया के युवराज को उड़ा दिया तो ऑस्ट्रिया फॉर्म में आगे। सर्बिया को कहा कि तुम्हारी इतनी हैसियत कैसे होगी, 1 महीना का टाइम देते। 28 जून 1914 को मरा था, 1 महीना 28 जुलाई 1914। अगर तुम अपराधी जो मारा है उसके साथ कई अरब रुपया नहीं दिया तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। अब सर्बिया में सर्ब और स्लाव जाति के लोग रहते थे और रूस के भी निचले हिस्से में वही जाति के लोग थे। तो रूस को लग रहा था कि मेरा जाति वाला लोग है और मर जाएगा, तो इसीलिए रूस पीठ थपथपा दिया कि बच्चों डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ। उधर 3 हम भी हैं, घबरा कह रहा। और इसीलिए जैसे ही रूस पीठ थपथपाया, सर्बिया फॉर्म में आ गई। अब जब ऑस्ट्रिया को चिट्ठी देके क्या हुआ जी, तुम्हारा 1 महीना पूरा होने जा रहा है, ये कहे कि आओ ना अभी से फरियाना फरिया लो, ये छोटा का बोल बदला हुआ। लेकिन ऑस्ट्रिया 1 महीना इंतजार किया। 28 जुलाई 1914 जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, ऑस्ट्रिया सर्बिया पे हमला कर दिया। और जैसे ही हमला किया वैसे ही सर्बिया रूस की ओर देखा कि जी हमला कर दिया, आइए, क्योंकि उसको तो ताकत था नहीं। और तुम खुद समझ रहे हो रूस की सेना कितनी मजबूत। निकोलस द्वितीय का हाल तुमसे छिपा हुआ नहीं। निकोलस द्वितीय देख रहा है कि लफड़ा कौन मोल लेगा, कहा कि भाई तुम मारा है तुम समझो, हम वो सब नहीं जानते, हम इस सब लफड़ा में नहीं पड़ेंगे। और आराम से वो साइड हो ली। अब बताओ, जब वो साइड हो लिया तो क्या ऑस्ट्रिया को अब टाइम लगेगा? पूरा सर्बिया जीत लिया, और पूरा सर्बिया पर जब कब्जा कर लिया तो फ्रांस अब यहां से डेली उल्टा पुल्टा न्यूज दे रहा है कि खबरदार उसको खाली करो। तो फ्रांस का कट्टर दुश्मन कौन है? जर्मन। कहा करे तुम्हारा इतना ही मत है, हमारा साथी को तुम हमला कर रहा है, ठहरो। जर्मन फ्रांस पे हमला कर दी, और फ्रांस पे हमला हुआ तो फ्रांस चिल्ला रहा है इंग्लैंड से, रूस से कि मित्र बचाओ। अब मित्र दोनों में कोई नहीं आ रहा है। अब पेरिस से मात्र 20 किलोमीटर दूर जर्मन की सेना है। अगले दिन फ्रांस जीत लिया जाता। अब फ्रांस कह रहा कि नहीं आओगे तो हमको तो कल जीत लेगा, उसके बाद तुमको मारेगा तो तुम समझना। मजबूरी में रूस जर्मन पर हमला कर दिया। अब 2 मजबूत आदमी लड़ते रहे और बीच में कोई कमजोर आ जाए तो लड़ने वाला इसको छोड़ के पहले कमजोर के को पीटता है। ऐसा देखा है कि नहीं देखा? रूस की स्थिति समझ रहे हो, जापान हराए हुए, और ये अब हमला किया जब जर्मनी पर। जर्मनी कहा तुमको इतना हैसियत कैसे हो गया रे, तुम हम पर हमला किया, तुमको जापान हराया था वो भूल गया तुम, ठहरो अब हम फ्रांस को तो बाद में, पहले तुम ही को सरियाएंगे। और जर्मन हमला कर दिया रूस पर। अब रूस पे हमला हो गया 1914 से
अब ये डबल मोर्चा पे लड़ाई इनकी शुरू हो गई। पूर्वी और पश्चिमी मोर्चा भयंकर लड़ाई चल रही है। अब इनके सेना कितने योग्य थे या तो जान ही रहे, और इसी कारण इधर से ऑस्ट्रिया, इधर से जर्मन, दोनों ओर से जब इन लोग मारना शुरू किए तो 14 से 17 आते आते 1 लाख रूसी सैनिक मारे। 1-2 नहीं, 1 लाख रूसी सैनिक, इतने रूसी सैनिक मारे गए। और इन लोग नियम फिर वही बनाए थे, पुराना टेक्नोलॉजी सीखे थे, जैसे जैसे वो जीत रहा है भागते जाओ और सब घर में आग लगाते जाओ, और जो लोग है उसको अलग से रेस्ट हाउस में रखो, अलग जगह रखो। और 17 आते आते जर्मन की सेना रूस के अंदर घुसी, और अंदर के जितने लोग थे उसको पीछे करके पेट्रोग्राद में 30 लाख लोग को लाया गया। 30 लाख, उतने आदमी यहाँ पे निर्वासित जीवन जी रहे हैं, जिनका घर जमीन सब बर्बाद हो चुका है। और 30 लाख व्यक्ति, 1 लाख सेना। 1917 आते आते शुरू में सारे लोग निकोलस द्वितीय के साथ थे कि ड्यूमा को लेके चल रहा, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचाया, इनके लोग मरने लगे, तो अब लोग हल्ला करने लगे, भगवान भी बोलना बंद कर दिए। जर्मन से इतनी चिढ़ हो गई कि इनका सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह था, उस सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी का मेन जगह था, उसी के नाम से इनका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, जहां राजा रहते थे। कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग नाम भी हम सुनना नहीं चाहते, क्यों? जर्मन का नाम है, इसका नाम पेट्रोग्राद करो। अब देखो, पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राद कर दो। पेट्रोग्राद के सड़कों पर अब लोग उतर रहे हैं तो भगवान भी नहीं बोल रहे, अब कह रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध बंद करो और जार के पकड़ के अंत करो। भगवान खत्म है, अब कोई भगवान की बात नहीं। अब सब लोग कह रहा है कि इसी के कारण हम लोग की बर्बादी पे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिढ़ इनकी पत्नी से है, क्योंकि वो जर्मन बेस्ड। जरीना को याद है ना, जर्मनी के, और जर्मनी के कारण ही इनका नतीजा हो रहा। तब जरीना पर भी फॉर्म में है कि पत्नी कहां गई, उसको भी धरो, वो सब को भी एकदम सही करो। दोनों इन लोग एकदम बर्बाद करके रखा। और पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो लोग फैक्ट्री कारखाना सब में घुस गई, फॉर्म में आ गई, और 8 मार्च को सारा फैक्ट्री में तालाबंदी कर, बंद करो सब, बहुत हो गई। महिलाओं का इतना उग्र रूप कभी नहीं रहा। और 8 मार्च के महिला को रूप देख के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ यही 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। रूस में महिला लोग इस डेट में फॉर्म में आई थी। तो देखिए, मजदूर दिवस और महिला दिवस दोनों यहाँ की जुड़ी हुई कहानी। अब महिलाएं लोग और पब्लिक लोग इतना फॉर्म में आए कि अब सोच लो, 8 मार्च के बाद सड़कों पर डेली हल्ला है, प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, जार को पकड़ के अंत करो। क्या लेनिन है? नहीं, लेनिन अभी स्विट्जरलैंड। लड़ाई भी चल रही है, इधर हल्ला हंगामा चल रहा है। राजा सेना से पूछा अपना भक्त सेना से कि क्या है जी, तो जी कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, आपको पकड़ के अंत करो। राजा अपना सेना को फिर ऑर्डर दिया, गोली मार दो। इसके वफादार अपना सेना रहते थे इसकी सिक्योरिटी में। लेकिन इस बार सेना बाहर गई तो देखिए कि सब सिपाही जो मरा है उनके परिवार हैं, निर्वासित जो लोग हैं वो लोग हैं, इन लोग ही सही, राजशाही सेना ही विद्रोह कर दी। गोली मारने का ऑर्डर था, लेकिन कहा कि किसको गोली मारेंगे, इन लोग ही सही है, और सेना ही इधर से मिल गई। तो मामला समझ ही रहो कितना खतरनाक होगा। अब सेना ही जब इधर से मिल गए, तब क्या, देखते देखते सारा रिप्रेजेंटेटिव अंदर घुसा, जार जरीना को पार लगा दिए, और रूस से परमानेंट ये 1917 में जारशाही समाप्त हो गया, रोमनोव वंश खत्म हो गया। अब यहां पे 2 पार्टी चल रहे थे, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का मेन नेता था लेनिन, जो बेचारा पहुंचा हुआ था कहां, स्विट्जरलैंड, उसका मेन लीडर नहीं। मेंशेविक का मेन लीडर था केरेंस्की, और केरेंस्की यहां के सत्ता पर कब्जा कर लिया, क्योंकि बोल्शेविक कमजोर थे। और कहा कि केरेंस्की की अब देखो लड़ाई कैसे होती है। केरेंस्की इंग्लैंड का परम सपोर्टर था। इंग्लैंड से कहा कि देखिए जर्मन हमको तबाह किए हुए है, कुछ ठीक कीजिए। इंग्लैंड कहा कि हम सेना देते हैं ना, ठहरो सही करते हैं, निकोलस द्वितीय हमसे मांगा ही नहीं था। और इंग्लैंड के सेना और हथियार से कहानी को टर्न कर दिया 1 महीना में। केरेंस्की, जो जर्मन सेना लगातार जीत रही थी, इस सोच के मारने गई थी कि कमजोर है, पहले इसको पीट के आते हैं, वो जर्मन सेना अब इंग्लैंड की मदद से अब रूस की सेना जर्मन को ही खदेड़ना शुरू की।
अब डेली जर्मन हार रहा है, रूस जीत रही है, लोग करेंस्की की जय जय कर रहे हैं। अब भारी टेंशन में आ गया है कौन? जर्मनी। कि अब क्या करे? ये तो भारी स्थिति खराब। हम सोचे थे निकोलस द्वितीय है, कमजोर सेना है, जीत जाएंगे। ये तो मामला ही बीच में उलट गया, जारसा ही खत्म हो गया। उसके पास एक आइडिया आया। आइडिया क्या है? हमारे बगल में करेंस्की है, अगर इसको हम किसी तरह रूस पहुंचा देंगे तो मजदूर लोग का हेड बनेगा और फिर ई और करेंस्की अपने में भिड़ेगा तो लाभ तो हमको मिलेगा, क्योंकि अंदर अंदर जब हंगामा चलते रहेगा तो सेना उधर रहेगी तो हमको मजबूती मिलेगी। लेनिन को बुलाया, खुशखबरी दिया कि तुमको भगाने वाला निकोलस द्वितीय नहीं रहा, खत्म है। बड़ा लेनिन प्रसन्न हुआ। दुख खबरी भी दिया कि करेंस्की हेड बन गया। लेनिन कहा कि हम नहीं थे, इसीलिए रहते तो उसको कुछ था मेरे सामने। जर्मन कहा कि हम तुमको भेज देते हैं, बंद गाड़ी में बॉर्डर तक पहुंचा देंगे। लेनिन कहा कि बस एकदम सही, हमको क्या दोगे? तो जी आप ही पहुंचा रहे हैं तो आपसे लड़ेंगे नहीं, जाइए, हम अपना साइड हो जाएंगे। ये भी देखा कि चलो इस साइड हो जाएगा तो इसको पिटने में फिर अच्छा रहेगा। पिटना तो इसको फ्रांस को है और मेन पिटना इंग्लैंड को। तो ये भी देखा कि मामला सही। बंद गाड़ी में जर्मन ने इसको, लेनिन को पहुंचा दिया रूस। और रूस में जैसे ही वो प्रवेश किया पेट्रोग्राद, 12 साल बाद मजदूर देख रहे थे। 12 साल, 5 में ही इसको भगाया गया था और 12 में जब ये आया बोल्शेविक कार्यालय में पहुंचा, मजदूर इससे मिलने झुंड के झुंड में आ रहे। सबकी आंखें एक ही बात इशारा कर रही है कि ओह आप नहीं थे इसीलिए गवा गया, नहीं तो आप बोलते थे कि एक दिन मजदूर राजा बनेगा, हम लोग बने रहते। मध्य वर्ग का करेंस्की हेड बना हुआ है। लेनिन कहा कि अभी क्रांति पूरी नहीं हुई है, जब तक हम लोग हेड नहीं बनेंगे क्रांति पूरा नहीं होगा। और इसीलिए हम 3 चीज का नारा देते हैं। पहला, युद्ध समाप्त करेंगे, हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। वही भेजा था तो पहले ही से था। सेना को शांति देंगे, बैठा के पेमेंट। जो सेना बॉर्डर पर लड़ रही है कहे भगवान लेनिन हेड हो जाए, बैठा के पेमेंट। कौन लड़ाई चाहेगा? वो भी लड़ाई जब 3-4 साल चल गई है तब। अरे नया नया ताजा लड़ाई है तो लोग फॉर्म में रहता है। 3 साल हो जाता है, लाखों लोग मर जाता है तो सोचता है कि जल्दी खत्म। सेना मना रही है कि भगवान लेनिन हेड हो। सब मजदूरों को, किसानों को भूमि बराबर बांटेंगे। सब किसान मजदूर फॉर्म में है कि ये हुआ बात। और सब बैंक का राष्ट्रीयकरण करेंगे, सब संपत्ति जब्त होगी। इस प्रोग्राम को उसने एक नाम दिया, अप्रैल थीसिस। और अप्रैल थीसिस लेनिन का एक प्रोग्राम था। जो इससे मिलने आए, मार्क्स की बात समझाए और एक डेट फिक्स किया, 25 अक्टूबर 1917। कहा कि क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है। हम लोग को पहले ही मार्क्स कहा है कि मजदूर मरने से मत डरो, सिवाय रिश्ता खोने को कुछ नहीं है। जो मिलने आ रहा है कह रहा है 25 तारीख को आओ, सबको लेके आओ और हम लोग एक हंगामा करेंगे। क्रांति अभी पूरा नहीं है। हम लोग सबसे पहले रेलवे स्टेशन जो हेड क्वार्टर है हमला करेंगे। 500 मजदूर मरेगा, 1000 मजदूर मरेगा, गोली चलेगा, 5000 मरेगा, हम लोग 50,000 रहेंगे। कितना को गोली मारेगा? 45,000 रहेंगे ना। रेलवे हेडक्वार्टर पर मजदूरों का कब्जा होगा। पूरे रूस में ट्रेन फ्री करेंगे और सब किसान मजदूर को कहेंगे लटक के आओ, फ्री ट्रेन है, कोई जांच नहीं। और तब लाखों की संख्या में होंगे, बैंक पे हमला करेंगे। पूरा पैसा सरकारी हम लोग के चाबी में होगा। जो मजदूर जो होटल में जो खाएगा बिल हम लोग पे करेंगे। लाखों मजदूर आया है, पेमेंट हम लोग देंगे, ट्रेन फ्री है, होटल फ्री है और लाखों की संख्या में करेंस्की जहां रह रहा है पेट्रोग्राद में, वहां हमला करेंगे। कितना को मारेगा उसका सेना? 10,000, 20,000, 40,000, जो बचेंगे करेंस्की को धर के सरिया देना है। और जिस दिन मजदूर हेड बनेगा क्रांति पूरी होगी, क्योंकि एक समय ऐसा होगा कि मजदूर हंगामा करेगा, मार से पीट से नहीं डराएगा, मरने से नहीं डराएगा और वो सत्ता पे आएगा। और 25 तारीख को ऐसा करना है। जो मजदूर सुने कहा कि जी हम तैयार हैं। लेनिन को 12 साल बाद देखा है, इतना चार्ज है, कह रहा है कि जी हम एकदम तैयार। लेनिन सोचा था कि शुरू में 10-20 हजार लोग आएगा, क्योंकि इतना दिन मार्क्स कहा कहां कोई चार्ज हो रहा है। लेकिन रूस ऐसा मारा हुआ है कि लड़ाई भी चल रही और इस बीच में 25 को बुलाया गया है। लोग 24 तारीख से पहुंच रहा है, वो भी बैंड बाजा ले लेके। मजदूर लोग तो दूसरा के यहां बाजा बजाता है,
तो वो कह रहा है चलो यार मनोरंजन होगा, बजाएंगे, बाकी लोग नाचना गाना अपना मनोरंजन चलेगा। वो अपना बैंड बाजा लेके पहुंचा और 24 तारीख से माहौल बनाए हुए एकदम डम डम पूरा बज रहा है, भीड़ लगा हुआ है। जो नहीं भी जिसकी इच्छा है उसको कोई कहे कि लाखों जुटल है तब देखने वो भी आ गया। अद्भुत सीन है 25 तारीख का। लेनिन पूरे भीड़ देख के दंग है कि हम तो सोचे भी नहीं थे कि इतना है। कहा कि चलो रेलवे हेडक्वार्टर, पूरी भीड़ जा रही है तो जा रही, कोई शुरू और अंत है ही नहीं, इतनी भीड़। और जब वहां गए उसको लग रहा था कि वहां कुछ गोली वोली चलेगा, लेकिन हेडक्वार्टर जो थे मेन महाप्रबंधक वो पहले माला लेके तैयार थे। लेनिन को देख के कह रहे हम बोलिए कहां ट्रेन कहां चला दें, इसमें हंगामा क्या करना है। अब सोचिए भीड़ का मजा नहीं आया। ये क्या है, हम लोग सोच रहे हैं कुछ होगा, हम लोग तो तैयारी से हैं। देखो दुनिया के मजदूर एक हो को मार्क्स बोला है, यहाँ देखने को मिल रहा है। भीड़ कहीं कोई तरह का लड़ाई पेट नहीं हुआ जी। चलो अगला बैंक, वहां भी उसी तरह का माल्यार्पण हुआ। भीड़ कहा कि जी आओ टाइम मत लीजिए कि ट्रेन चलेगा और ये होगा, आज करेंसी को भी देख लेते हैं लगे हाथ, सब ताजा ताजा ही निकल जाएगा। और पूरी भीड़ करेंसी के निवास स्थान की ओर चल दी। करेंसी अब रूस का प्रमुख है, वहां मामला गंभीर है, उसके सेना चारों तरफ से सिक्योरिटी लिए हुए, चारों तरफ भीड़ एकदम घेर ली है। अब यहां से संघर्ष की कहानी और गहराई में जाएगा जो अगले दिन चलेगा। तो अब सुनेंगे, आज तो कहानी बताए थे कि अब तो कहानी आ गया तो उसमें तो मजा आना है ना, तो इसलिए अब तो यहाँ पार्ट क्लियर है ना सबका। अगले दिन हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। ऑब्जेक्टिव लास्ट में सब करेंगे, 10th भी आएगा, 9th खत्म करके सब चलेगा, 9, 10, 11, 12 खूब मजा आएगा। हिस्ट्री तुम लोग का एकदम मजेदार कर देना है। जर्मन एकीकरण में देखेंगे, वहां प्रसा चल रहा था, तो ऑस्ट्रिया में हैबसबर्ग वंश, जर्मन का वंश सब देखोगे। आगे 10वां में आएगा तो सब डिटेल पढ़ना। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग अगले दिन मिलेंगे।